नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विधानसभा में विपक्ष ने उठाया सहकारिता विभाग में गड़बड़ी का मामला। मंत्री जी का गोलमोल जवाब, गलत तरीके से नियुक्त कई लोगों को हटाने का दावा। डॉक्टर्स की लापरवाही को लेकर एक्शन मोड में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत। सदन में विपक्ष के दबाव के बाद गैर हाजिर डॉक्टर्स पर अब गिरेगी गाज। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक का बेटा अब्दुल मोएद दिल्ली से गिरफ्तार। अब्दुल मलिक की पत्नी के खिलाफ भी जारी पुलिस की जांच। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर दून पुलिस का नया एक्सपेरिमेंट, जुर्माना भरो या ट्रैफिक संभालो। अनट्रेंड आम लोगों के हाथ सौंपी जा रही ट्रैफिक ड्यूटी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के चौथे दिन सदन के भीतर सहकारिता विभाग में गड़बड़ी का मामला विपक्ष ने उठाया, जिस पर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने जवाब दिया। लेकिन सहकारी बैंक घोटाले में लटके जांच मामले के बारे में सदन में बोलने से बचते नजर आए मंत्री जी। सदन में उठा सहकारिता विभाग में गड़बड़ी का मामला, मंत्री धन सिंह रावत ने दिया जवाब। लेकिन सहकारी बैंक घोटाला मामले को छूने से बचते नजर आए मंत्री जी। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी के साथ सदन में आता है। 4 दिनों से चल रही सदन की कार्यवाही में विपक्ष ने सत्ता पक्ष से कई मुद्दों पर सवाल दागे। कभी उद्यान विभाग में घोटाला तो कभी पाखरो रेंज घोटाले को लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। लेकिन सदन के चौथे दिन विपक्ष ने सहकारिता विभाग में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि सहकारिता विभाग द्वारा संचालित बैंकों में सहकारी समितियों द्वारा दूसरे संगठनों में नियुक्ति में अनियमितताओं की शिकायतें मिली है। कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत के इस बयान पर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने जवाब दिया। प्रथम मैं जो सवाल कर रही हूँ वो ये है कि जो कितने पदों की नियुक्तियाँ जो हैं वो अभी तक की गई हैं और जो अनियमितताएं इन नियुक्तियों में हुई हैं, जो अधिकारी इसमें हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? तो जो हमारे विधायक जी ने प्रश्न पूछा था कि अभी तक कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, तो मैंने अपने उत्तर भाषण में लिखा है कि 24 कुल शिकायतें मिली हैं और 44 लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। उनको जो है नौकरी से भी हटा दिया है और जिन लोगों ने उनको नौकरी पे लगाया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। प्रश्न यही है कि वो जांच एजेंसियां इन अधिकारियों के खिलाफ, इन कर्मचारियों के खिलाफ जो इसमें विलिप्त हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है? जहां भी शिकायतें आई, मैंने कहा 24 कुल शिकायतें आई हैं। शिकायतों को हमने जांच कराया, परीक्षण कराया। शिकायतों के बाद ये मिला कि वहाँ गलत नियुक्ति हुई। हमने 44 लोगों को हटा दिया है। मंत्री धन सिंह रावत ने कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत के सवालों का जवाब तो दिया, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि सदन के भीतर मंत्री धन सिंह रावत सहकारी बैंक घोटाले पर बोलने से बचते नजर आए। उन्होंने सहकारी विभाग में गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई की गिनती तो करवाई, लेकिन सहकारी बैंक में हुए घोटाले की जांच का क्या हुआ, इस मुद्दे को छूने से बचते नजर आए। बता दें कि प्रदेश में सहकारिता विभाग के तहत 3 जिलों देहरादून, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में जिला सहकारी बैंकों में हुए भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट साल भर से एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूमती रही, जिसके बाद जांच बैठाई गई। हालांकि जांच की रिपोर्ट का क्या हुआ, इसका अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं रखा गया है। यहां तक कि बीते साल ही उत्तराखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार को सहकारी बैंक भर्ती घोटाले में जांच की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था, लेकिन इस पर कोई एक्टिविटी तो दूर, सदन के भीतर इस मुद्दे को छूने से भी बचते नजर आए मंत्री जी। हाल ही में उत्तराखंड में डॉक्टर की लापरवाही के कारण गर्भवती महिलाओं की मौत का मामला सामने आया था, जिसे सदन के भीतर अब विपक्ष ने उठाया तो मंत्री धन सिंह रावत की आंखें खुल गई। अब तक मामले में शांत बैठे धन सिंह रावत ने लापरवाह डॉक्टर्स पर एक्शन का फरमान सुना दिया। लापरवाह डॉक्टर्स पर होगी कार्रवाई, मंत्री धन सिंह रावत ने दिया जवाब। सदन में विपक्ष के दबाव के बाद अनुपस्थित डॉक्टर्स पर गिरेगी गाज।
टिहरी जनपद के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में कुछ दिनों पहले सीएचसी चौंड से जिला अस्पताल बौराड़ी को रेफर की गई ग्राम हेरवाल गांव की 2 गर्भवती महिलाओं की मौत का मामला प्रतापनगर से कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी ने सदन में जब उठाया तो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी सदन में डॉक्टर्स की लापरवाही को स्वीकारा। धन सिंह रावत ने कहा कि सीएचसी में 3 डॉक्टर्स की तैनाती है, लेकिन तीनों चिकित्सकों की गैर मौजूदगी इस दौरान देखने को मिली। अब रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जो प्रतापनगर की घटना हुई है वो घटना सच में काफ़ी दुखदायक घटना थी। और जब मुझे पता चला कि उस दिन जो है वहाँ पे तीनों डॉक्टर अनुपस्थित थे, तो जिस भी डॉक्टर की जवाबदेही थी हमने सीएमओ से उसकी इंक्वायरी करा दी थी। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तीन डॉक्टर एक ही दिन में अनुपस्थित थे और उनको जवाब भी मांगा गया था। लेकिन कतिपय जो घटना आई है उसका आज हमने संज्ञान लिया है और उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई जरूर की है। वहीं कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी का कहना है कि पहाड़ों में स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं सुधर नहीं पा रही हैं और यही वजह है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का मामला सामने आया है। यदि घर गांव में माता बहनें इस तरह से 30-30 साल की बहनों की मृत्यु होती रहेगी तो ये चैलेंज है इस प्रदेश के लिए। मैंने जब ये सवाल लगाया तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जल्दी ही वहाँ रोटेशन में तो डॉक्टर गायनी की भेजी है, लेकिन जल्दी ही वहाँ डॉक्टर भी भेजी जाएगी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हो। विधानसभा में मामला उठने के बाद स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत डॉक्टर्स की लापरवाही पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। हालांकि अब सवाल उठने लगे हैं कि जब मंत्री धन सिंह रावत कबूल कर रहे हैं कि डॉक्टर्स की लापरवाही से गर्भवती महिलाओं की मौत हुई, फिर आखिर क्यों अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया? क्या सदन में विपक्ष के दबाव के कारण धन सिंह रावत ने कार्रवाई की बात कही है? वहीं सदन में बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने आउटसोर्स पदों के तहत होने वाली नियुक्तियों को लेकर सवाल उठाया। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि ये मामला उत्तराखंड के युवाओं के हित से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो चतुर्थ श्रेणी के पदों को ब्लॉक कैडर और समूह ग के पदों को जनपद के कैडर घोषित करे। विनोद चमोली ने कहा कि सरकार को नियमावली में बदलाव कर कैडर चेंज करना चाहिए ताकि इससे पलायन को रोका जा सके। मेरा ये कहना है कि बात बीआरसी सीआरसी की नहीं है। मैंने बीआरसी सीआरसी के प्रश्न के माध्यम से एक बड़ा प्रश्न उठाया और मैं समाधान चाहता हूँ। तो पूरे प्रदेश के अंदर जो समूह घ की भर्तियाँ हैं, समूह घ की, उसका कैडर ब्लॉक होना चाहिए। समूह ग की जो भर्तियाँ हैं उसका कैडर जिला होना चाहिए। और क्लास 2 क्लास 1 तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका तो एक दायरा है। लेकिन ग और घ हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो आउटसोर्स है उसमें भी वो नियम लागू होने चाहिए। तो अगर आप ये व्यवस्था बनाएंगे तो क्या वहाँ के लोगों को रोजगार मिल पाएगा। उधर बजट सत्र में खिलाड़ियों के हित में विधेयक पास हुआ है। आपको बता दें कि इस विधेयक में राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है ताकि रोजगार के लिए उनका पलायन रोका जा सके। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि धामी सरकार हरियाणा राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता को 5,400 ग्रेड पे और अन्य ग्रेड पे पर सीधे नौकरी देगी। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड को देवभूमि के साथ ही खेल भूमि के नाम से भी जाना जाए। देखिए, अपने आप में खिलाड़ियों के हित में, खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से और उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने के दृष्टिकोण से यह निर्णय जो कि खिलाड़ियों को 4% का क्षैतिज आरक्षण देता है, यह बहुत ही लंबे समय से खिलाड़ियों, उनके अभिभावकों के द्वारा और युवाओं के द्वारा प्रत्याशित रूप से वे इसका इंतज़ार कर रहे थे। और मुझे आज बताते हुए बेहद प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी के आशीर्वाद के साथ में, सहयोग के साथ में और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में 4% स्पोर्ट्स रिजर्वेशन बिल टेबल हुआ और टेबल होने के साथ ही कल उसका पारण हो गया। उधर धामी सरकार ने उत्तराखंड के 2 जिले हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बायोगैस प्लांट के लिए टेंडर किए हैं। इस प्रक्रिया को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा ने बताया कि हमारी सोच यही है कि बायोगैस के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि उन्हें गाय रखने का एक बोझ ना लगे। उन्होंने कहा कि सरकार गोबर के साथ ही गौमूत्र खरीदने पर भी विचार कर रही है। ये 2 जिलों में हम बायोगैस प्लांट के टेंडर कर चुके हैं। हमारी सोच यही है, जैसे आपने बोला, कि मैक्सिमम इंसेंटिवाइज कर सकें ताकि लोगों को गाय रखना ही बोझ ना लगे।
और उससे उनको कहीं ना कहीं एक फायदे का प्रपोजल लिखे। तो हमने 2 बायोगैस प्लांट हरिद्वार और उधम सिंह नगर में उसका टेंडर कर दिया है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है 2 रुपये या 2 रुपये 5 पैसे प्रति किलो के हिसाब से हम गोबर खरीदने की बात हुई है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम पतंजलि से भी मेरी बात चल रही है माननीय बाबा रामदेव जी से, कि अगर वो हमसे गौमूत्र खरीदने के लिए तैयार हो जाए तो हम जो किसान हैं, जो हमारे पशुपालक हैं, हम उनसे टाई अप करा के उनकी गौमूत्र भी पतंजलि को सप्लाई करने की बात चल रही है। उधर पौड़ी में अंकिता भंडारी के परिजन अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अंकिता के परिजनों का कहना है कि वो अंकिता की हत्या में शामिल वीआईपी के नाम का खुलासा करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एसआईटी की जांच पर भी सवाल उठाया। अंकिता के परिजनों ने आरोप लगाया कि एसआईटी ने अंकिता के केस को कमजोर करने की कोशिश की है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा तो उन्होंने स्लोगन दे दिया है, लेकिन उन्हीं के बीजेपी के लोग और आरएस के नेता, उन्हीं के बीच में ऐसे बलात्कारी लोग हैं जो हम तो अपनी लड़की को पढ़ा देते हैं, वो तो जॉब के लिए बाहर जाएगी, तो इन्हीं के आदमी उनको देह व्यापार में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जो पुलकिदारे हैं वहाँ रिजॉर्ट में, वो तो ऐसे ही धंधा करते हैं वहाँ। खबरों में बढ़ते हैं आगे। राजधानी देहरादून में सीएमओ एक्शन मोड पर है। सीएमओ संजय जैन ने 4 साल से नियुक्त डॉक्टर और फार्मासिस्ट को अनुपस्थित रहने के चलते नोटिस भेजा है। उन्होंने बताया कि अगर डॉक्टर 3 नोटिस के बाद भी उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। डॉक्टर या फार्मासिस्ट मेरे जनपद में अनुपस्थित चल रहे थे तो उनको नोटिस दिया गया है। उसके बाद 1 महीने के बाद मैं दोबारा नोटिस दूंगा। इस तरीके से 3 नोटिस देके एक बार फिर यदि तब उसके बावजूद भी यदि वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए उच्च अधिकारियों को उसके संबंध में लिखा जाएगा। अल्मोड़ा पहुंचे दर्जाधारी राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने अल्मोड़ा और रानीखेत डिवीजन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने पेयजल विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल और जल पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को 31 मार्च तक का समय दिया है। पेयजल अनुसरण समिति का उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अल्मोड़ा मेरा आना हुआ है और अधिकारियों के साथ बैठ के जो हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी की जो उनका विजन है जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल हर नल जल, उसके दृष्टि से यहाँ अधिकारियों के साथ बैठना हुआ है। और उसमें अधिकारियों को कहा कि 31 मार्च तक, क्योंकि चुनाव आचार संहिता भी इस बीच में लगने वाली है, कार्यकर्ता और हमारे सारे पदाधिकारी जनता के बीच में जाएंगे। जो प्रधानमंत्री जी का जो इतना बड़ा विजन है उसका ठीक से पहले से ही इसको पूर्ण हो, इस तरह के निर्देश अधिकारी को दे रहे हैं। बात अब बनभूलपुरा हिंसा की कर लेते हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी पुलिस ने हिंसा के बाद से फरार चल रहे मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मोहित को भी गिरफ्तार कर लिया है दिल्ली से। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि फरार अब्दुल मोहित की गिरफ्तारी के साथ ही अब तक नामजद सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि पुलिस महिला उपद्रवियों को चिन्हित कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस एक अन्य मुकदमे में अब्दुल मलिक की पत्नी के खिलाफ भी जांच कर रही है। बनभूलपुरा हिंसा में जितने भी नामजद अभियुक्त थे उनमें से फरार चल रहे जो अभियुक्त अब्दुल मोहित, उसकी आज हमारी टीम ने गिरफ्तारी की है। और ये गिरफ्तारी होने के साथ इसमें नामजद जितने भी अभियुक्त थे उनकी सभी की गिरफ्तारियां हो चुकी है। ये जो अभियुक्त है इसको हमने दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और ये जो शानदार कार्य है इसके लिए मेरी टीम को मेरी तरफ से 2,500 रुपये का और डीआईजी कुमाऊं की तरफ से इस टीम को 5,000 रुपये का इनाम दिया गया है। उधर राजधानी देहरादून के रेस कोर्स के एक फ्लैट में संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग का शव मिला है। बता दें कि नाबालिग का शव विधायक हॉस्टल के सामने मौजूद फ्लैट पर रस्सी से लटका मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने घटनास्थल पर हंगामा किया। हालांकि वहां मौजूद पुलिस बल ने मामले को शांत कराने की कोशिश की। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। उधर कांग्रेस ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। जो बालिका है वो हाथ में स्कूल प्लास्टिक बाथरूम के अंदर जाते हुए दिखाई दे रही है और करीब 40-50 मिनट बाद जो है जब इन्होंने तलाश की कि लड़की नहीं दिख रही है तब उनको इस तरह से लटकी मिली। तो प्रथम दृष्टया जो मामला की अभी इसमें अभी बता और अन्य कोई ऐसी बात ना हो तो तत्काल जो है फैमिली के जो भी मेंबर्स ने हिरासत में लेकर
और पार्टी की तैयारी पोस्टमार्टम डीप से कराने की सभी चीजें। देहरादून में ट्रैफिक पुलिस की अजब कहानी सामने आई है। ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों को ऐसी सजा दी जा रही है जिससे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जो लोग यातायात नियम को तोड़ते हैं उनसे सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम करवाया जा रहा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दून पुलिस की अजब कहानी। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर जरा हटकर कार्रवाई, जुर्माना दो या ट्रैफिक संभालो। दून की सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस समय समय पर नए प्लान तैयार करती है, लेकिन इस बार पुलिस ने जो प्लान तैयार किया है वो चर्चा का विषय बन गया है और पुलिस के इस प्लान पर सभी हैरानी जता रहे हैं। इस बारे में आपको कुछ विस्तार से बताएं, उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये शख्स जो आपको दून की सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल करता दिख रहा है, ये असल में ट्रैफिक पुलिस नहीं बल्कि ऑटो चालक है। इसने नो पार्किंग में अपना ऑटो लगाया तो ट्रैफिक पुलिस ने इस पर जुर्माना लगा दिया। जुर्माने के तौर पर दीपक नाम के शख्स को ट्रैफिक पुलिस ने 4 घंटे तक ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम थमा दिया। कमाई करूं, दिहाड़ी दूं, की ट्रैफिक चलाऊं, मैं पुलिस में हूं मैं, जो इन्होंने मुझे अपना काम दे दिया। इसके ऑटो में क्लैंप लगाया गया और इसे ट्रैफिक वॉलंटियर बनकर ड्यूटी करनी पड़ी। ऑटो संचालक दीपक का कहना है कि 2500 चालान न देने के बदले उससे 4 घंटे की ड्यूटी करवाई गई। सर बस 2 सेकंड हुए मुझे ऑटो घुमा के किसी सवारी ने हाथ दिया है मेरे को और बोला कि क्या बोलते हैं भैया दिलाराम तक जाओगे, बस इतनी बात होती थी। देर में आके उन्होंने एक कांटा लगा दिया और कह रहे कि ये वर्दी पहनी है आप और ट्रैफिक कंट्रोल कीजिए। अब 3 बज रहे हैं, 7 बजे कह रहा है कि 7 बजे मैं तुम्हें छोड़ूंगा, नहीं तो 2500 रुपये भरना पड़ेगा। दरअसल पुलिस के इस प्लान के तहत यदि कोई भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे या तो जुर्माना भरना होगा या फिर 4 घंटे के लिए उसे ट्रैफिक कंट्रोल करने की ड्यूटी करनी होगी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जब ऑटो चालक दून की सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा था तो उस वक्त ट्रैफिक पुलिस खुद नदारद रही, यानी कि अपना काम दूसरे के हाथ में थमाकर खुद आराम फरमाया जा रहा है। वो मुझे नहीं पता कहाँ चले गए, जब से यहाँ नहीं है। अच्छा, तो ये वर्दी भी उन्होंने ही पहनाई? हाँ। दूसरा लड़का एक रिक्शे वाला था, उसकी ड्यूटी लगी हुई थी पहले मेरे से पहले, मुझे पकड़ा तो उसको छोड़ा है और ये उसने पहनी हुई थी। अच्छा, तो अभी क्या बताया 4 घंटे बाद आएंगे वापस? पता नहीं सर, अब मुझे तो दिख ही नहीं रहा जब से वो कहाँ गए। जानकारी के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ द्वारा मिलकर ट्रैफिक को अच्छे से चलाने के लिए प्लान तैयार किया गया है ताकि बेवजह कोई भी सड़क किनारे अपनी गाड़ी ना खड़ी कर सके और जाम की स्थिति पैदा ना हो सके। देखिए, इस समय ट्रैफिक की तरफ से समय समय पर जब चालान किया जाता है तो कुछ ऑटो चालक हैं, ई संचालक, ई रिक्शा संचालक हैं, इनके द्वारा भुगतान ना करने में और भविष्य में ऐसी गलती ना करेंगे इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस को बताया जाता है। तो उनसे ये कहा जाता है कि आप ट्रैफिक के यातायात नियमों को ऑब्जर्व करें और देखें कि गलत तरह से पार्किंग करने के कारण कितनी असुविधा होती है। तो उनकी स्वेच्छा से अगर वो सहमति देते हैं तो वो ट्रैफिक की ड्यूटी में हमारे खड़े होकर ऑब्जर्व भी करते हैं और साथ ही साथ सहयोग भी करते हैं। तो एक ये पॉजिटिव मूव इसलिए था कि भविष्य में इस तरह का उल्लंघन ना करें जिससे आमजन को दिक्कत हो। लेकिन समस्त प्रक्रिया ये उनकी स्वेच्छा और उनकी कंसेंट के बाद ही इस प्रक्रिया को कराया जाता है। पुलिस का कहना है कि लोग नियमों का उल्लंघन ना करें, इस सोच के साथ ये प्लान लाया गया है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि जिस तरह से ऑटो चालक के साथ पुलिस का रवैया सामने आया है, क्या वो सही है? आम लोगों की जगह यदि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन सरकारी अधिकारी या उनके ड्राइवर करते हैं तो क्या उन्हें भी यही सजा दी जाएगी? क्या उन्हें भी ट्रैफिक कंट्रोल करने की ड्यूटी दी जाएगी? सवाल काफी गंभीर है जिस पर पुलिस प्रशासन को जवाब जरूर देना चाहिए। वहीं रुड़की के मेहवड़ में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई सड़क 2 महीने में ही खस्ताहाल हो चुकी है। सड़क में जगह जगह पर दरारें पड़ गई है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में अधिकारियों ने सड़क की गुणवत्ता को नहीं परखा। लोगों ने अधिकारियों पर सरकारी पैसों को गबन करने का आरोप लगाया है। नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, जिस तरह से ये इस सड़क को बनने में कितना समय हो गया है? मुश्किल से 1.5 या 2 महीना हुआ है। आज जो कंडीशन है सड़क की, उसके पीछे क्या मानते हैं? मटेरियल अच्छा नहीं लगा, ठेकर और इसको बना के ऐसे तैयार करते हैं।
उधर रुद्रपुर के गांधी पार्क में आंगनवाड़ी वर्कर्स धरने पर बैठी हैं। नाराज आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बताया कि वो तकरीबन 11 दिन से अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से हमारी मांग है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स का भी मानदेय 600 रुपए प्रतिदिन किया जाए। सर, ये धरना प्रदर्शन तो 5 तारीख से चालू है, लेकिन 19 तारीख से जो है हम लोग का धरना प्रदर्शन लगातार रहा है और हमारा ये धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। और हमारी मांगे सरकार से ये हैं कि हमें जो है कि सबसे न्यूनतम वेतन दिया जाता है। हम ग्राउंड फ्लोर पे काम करते हैं और जो हमें सबसे हर क्षेत्र का काम हमसे करवाया जाता है। रुड़की के सिविल अस्पताल में कौशल विकास योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए प्रशिक्षण केंद्र लगाया गया, जिसमें काफी संख्या में दिव्यांगजनों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण केंद्र को लेकर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने बताया कि संगठन की कोशिश है कि दिव्यांगजन अपने हुनर को पहचान कर खुद को सामाजिक और आर्थिक तौर पर मजबूत समझे। लोहाघाट के पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के चलते एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जागरूकता रैली के साथ ही छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाया। छात्र छात्र महाविद्यालय स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट के छात्र छात्राओं द्वारा एक जागरूकता रैली हमने सड़क सुरक्षा पे निकाली है। यहाँ पे जितने भी यूथ हैं इस चीज़ को हम जागरूक करना चाहते हैं कि आप लोग सभी जितने भी सड़क के नियम हैं उनका पालन करें, हेलमेट पहने। यही रैली निकालते हुए हमारे बच्चे यहाँ पे तक आए हैं। अभी एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी हम यहाँ पे जो चौराहे पे नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, इसके माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सड़क की जो भी रूल्स बने हैं उनका पालन करें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विधानसभा में विपक्ष ने उठाया सहकारिता विभाग में गड़बड़ी का मामला, मंत्री जी का गोलमोल जवाब, गलत तरीके से नियुक्त कई लोगों को हटाने का दावा। डॉक्टर्स की लापरवाही को लेकर एक्शन मोड में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, सदन में विपक्ष के दबाव के बाद गैर हाजिर डॉक्टर्स पर अब गिरेगी गाज। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक का बेटा अब्दुल मोएद दिल्ली से गिरफ्तार, अब्दुल मलिक की पत्नी के खिलाफ भी जारी पुलिस की जांच। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर दून पुलिस का नया एक्सपेरिमेंट, जुर्माना भरो या ट्रैफिक संभालो। अनट्रेंड आम लोगों के हाथ सौंपी जा रही ट्रैफिक ड्यूटी।